सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग कामरान, कैसे हैं आप? आज हमारे साथ हैं, वेलकम टू दुनिया बोल है। आज हमारे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू गाइस एंड दुनिया बोल है में मैं हूं मोहम्मद कामरान, मेरे साथ मौजूद हैं वर्दा। एनी हाउ वर्दा, कल का जो मैच हुआ क्या उम्दा मैच हुआ, और मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि हम पाकिस्तानी दो मौकों पे बहुत खुश होते हैं। एक, जब पाकिस्तानी टीम मैच जीत जाती है, दूसरा मौका वो होता है जब इंडिया हार जाता है। और कल सोने पे सुहागा ये हुआ, ना सिर्फ अफगानिस्तान हारा बल्कि इंडिया की भी टिकट्स वापसी की। कहते हैं ना कि हम ग्रीन शर्ट्स ने एक तीर से दो शिकार किए। कामरान, कल व्हाट अ मैच, अमेजिंग परफॉर्मेंस, सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन भी मैं कहूंगी कि एक्शन से भी भरपूर था कल का मैच। और उसके बाद क्या ज़बरदस्त क्लाइमैक्स हुआ है और फिर हमारी ग्रीन शर्ट्स की बल्ले बल्ले हुई है, अनबिलीवेबल एंडिंग। और अच्छा, एक वक्त तो कामरान आपको ऐसा लगा था कि बस अब हम हार जाएंगे, हमारी जीत इम्पॉसिबल लास्ट की, बल्कि जो दो बॉल्स थी जो नसीम शाह ने छक्के लगाए उसमें ऐसे ही लग रहा था कुछ कि यार शायद हम लोग मैच हार जाएं। बल्कि उस वक्त मैं लाइव भी था और हमारी एंकर जो थी उन्होंने एक मरतबा कह दिया कि शायद आज का मैच हारने वाले हैं, बट बिल्कुल ही पांसा पलटा और हम लोग मैच जीत गए। बट एनी हाउ, उसके बाद जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं था किसी भी पाकिस्तानी के लिए। जो कुछ वैसे मैच के दौरान भी होता रहा, इमोशन जो थे वो टपकते रहे दोनों जानिब से। और उसके बाद फिर वही इमोशंस हमने देखे कि स्टैंड्स पे भी हमें देखने को मिले, किस तरह कुर्सियां चलती रहीं। और फिर उसके बाद जब वही शायकीन स्टेडियम से बाहर निकले तो बाहर मेरा अपना ये मानना है कि खेल को खेल तक ही रहना चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम जंग को खेल बना लेते हैं और खेल को जंग बना लेते हैं। ये से अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये मैच पाकिस्तानी शायकीन को याद रहे ना रहे, लेकिन अफगानिस्तानी टीम ये मैच कामरान कभी भी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। और जिस तरह से कल नसीम शाह की वाहवाह हुई, जिस तरह से आखिरी ओवर में दो छक्के नसीम शाह ने मारे। अच्छा, इसके कहते हैं कॉन्फिडेंस कामरान, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट थे कि वो ये कर लेंगे। उन्होंने हसनैन से बैट लिया और कहा कि जी अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं अफगानिस्तान को। और जो सेलिब्रेशन हुई उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुई, और उस सेलिब्रेशन को बल्कि रात को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, तमाम फेसबुक प्रोफाइल्स पे, तमाम इंस्टा पे लोगों ने उस एक मोमेंट को जो नसीम शाह सेलिब्रेट कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने अपने बल्ले को एक साइड में फेंका, फिर अपने ग्लव्स को निकाल के फेंका, हाँ, तो उससे अंदाजा हो रहा था कि उनके लिए कितना बड़ा मोमेंट है। और अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स को बतौर खेल ही लेना चाहिए, उसको जंग नहीं बनाना चाहिए। और हमारे लिए इंडिया के साथ एक चीज है कि यार हो जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कारण बताओ, ये जंग की सिचुएशन क्यों हो गई, ये इस तरह का गुस्सा क्यों आया? क्योंकि देखें, अफगानिस्तान बिल्कुल सही खेला था, उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन उन्होंने आसिफ के साथ लड़के ना बहुत बड़ी गलती कर ली। उस सबके वो कहते हैं ना कि ईगो पे बात आ गई, मुझे लग रहा था। उन्होंने कहा भाई अब तो कुछ भी हो जाए, हमने जीतना है। और जब मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी आपसे, उसके लिए एक वीडियो दिखाते हैं, हम आपको भी दिखाते हैं, तमाम व्यूअर्स को भी दिखाते हैं कि आप कॉन्फिडेंस चेक कीजिए जरा नसीम शाह का, कि किस तरह उन्होंने कहा कि मैं बैट दो मुझे और दिखाता हूँ मैं कैसे छक्के लगाता हूं। अच्छा, ये देखें आप, ये भी देखें, ये कॉन्फिडेंस हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं, ये इस वक्त पवेलियन में मौजूद हैं। कौन से वाले में? जहां पे अफगानी सारे फैंस बैठे हुए, अकेले गए वहां पे जाके और वहां पे जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अच्छा, इनकी आखिर की जो स्टेप्स है ना वो जरूर देखिएगा कामरान। और इसका रिएक्शन क्या हुआ इस वीडियो के बाद वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखें, इस वक्त अफगानी प्लेयर्स जो हैं वो रो रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये गाना तो बड़ा मशहूर है कामरान, आपने सुना वही होगा। इस वक्त ये सिचुएशन थी अफगानिस्तानी टीम की कि आखिर में जब दो छक्के लग गए। नहीं, ये उस वक्त की बात है जब आसिफ के साथ फड्डा जब हो रहा था, जब झगड़ा हो रहा था। अच्छा, ये देखें, अच्छा, ये आखिर में जब मैच जीत गया पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान ने जो है वो अपने मुल्क का नाम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रोशन कर दिया। और ये देखें, सीटें उठा उठा के फेंक रहे हैं यार। दैट वाज अ बैड पार्ट। इसको देखने के बाद ना मुझे खुद वैसे हुआ कि यार व्हाई इज दैट के सीटें वहाँ पे उखाड़ी जा रही हैं और फिर वो फेंका जा रहा है। हम लोगों ने जब ये अफगानिस्तान बुरे वक्त से गुजर रहा था, हम लोगों ने इनको अपने जगह दी। यहाँ पे बिजनेसेस हैं इन लोगों के, यहाँ पे तमाम चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी फैमिलीज़ हैं, हमारे पासपोर्ट भी यूज़ करते हैं, हमारे ID कार्ड्स यूज़ करते हैं, पाकिस्तानी ID कार्ड्स यूज़ करते हैं। बट उसके बाद फिर इस तरह के रिएक्शन देना, वो भी एक मैच के हारने पे,
that was a bit uncalled for. अच्छा, वैसे कल से हमारे 2 दिन से जो है हमारे जो सारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो कह रहे थे कि अक्सर अफगानी और पाकिस्तानी जो है फैंस के स्टेडियम के बाहर झगड़े होते हैं, लेकिन कल हमें एक नई चीज देखने को मिली कि हमें खेल के मैदान में ही झगड़ा देखने को मिल गया। फैंस को क्या कहें, प्लेयर्स फरीद खान और आसिफ की बात करिए। खैर, इस बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबर पे। कामरान, बिल्कुल बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान ने सब ठीक किया, बस आसिफ से लड़कर गलती कर दी। नसीम शाह ने अफगान खिलाड़ियों के होश में लाकर जोश ठंडा कर दिया। पाकिस्तान के एक तीर से 2 शिकार, अफगानिस्तान के साथ भारत भी इवेंट से बाहर। डेंगू के वार, एक के बाद दूसरा शख्स वायरस का शिकार। हजारों मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। पंजाब में 2 रोज में 97 और सिंध में 58 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ एहतियात ही इलाज है। ऑपरेशन द्वारका की कामयाबी के 57 साल, भारत को मैदाने जंग में धूल चटाने की याद में कौम आज यौम बहरिया मना रही है। बहरी सरहदों के मुहाफिजों को बोल न्यूज का सलाम। और पाकिस्तानी नौजवान का कारनामा, सैलाबी पानी को पीने के पानी में तब्दील करने का फॉर्मूला बना लिया है। हीरो पाकिस्तानी हमजा फरूख से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें गर्दिश करती रहीं। एक जानिब तो हमने देखा कि पाकिस्तान की जीत की खबर थी, लेकिन एक और खबर, उस हवाले से ही बात करेंगे जो पाकिस्तान की जीत हुई, लेकिन जो एक और चीज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी वो थी एक कत्ल के हवाले से, जिसमें दावा किया जा रहा था कि एक फैक्ट्री में एक खातून का रेप किया गया है। कराची का इलाका है कोरंगी, जहां पर यह वाकया पेश आया और सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस खातून का रेप किया गया और साथी वर्कर्स ने उसके साथ रेप किया। लेकिन पुलिस की जानिब से जब मामले की तहकीकात की गई तो पुलिस की जानिब से बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ये तमाम इत्तलात मन घड़त और बेबुनियाद हैं। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी। शुएब, बताइएगा इस वाकये के हवाले से। कल हमने देखा कि पूरा दिन अगर फेसबुक उठा के देखें या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देखें तो वीडियो शेयर हो रही थी और कंडेम किया जा रहा था, लेकिन रात को जब हमने पुलिस का बयान देखा तो उसमें तो यही बताया जा रहा था कि ऐसा कोई वाकया ही पेश नहीं आया। तो ये मामला है क्या? जी देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये मामला बुनियादी तौर पर उस तरह से नहीं था जिस तरह से ये सोशल मीडिया के ज़रिए एक जाली फेसबुक पेज के ज़रिए चलाया गया और उसको वायरल किया गया। इस मामले के बाद जो मुताल्लिका फैक्ट्री है उसकी जो किरदार कशी की जाती रही और उस पर जो इल्ज़ाम तराशी की जाती रही वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी करने लगी। यानी एक खबर की पीछे कोई बुनियाद नहीं थी और वो पाकिस्तान में ट्विटर पे उस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही थी, जिसके बाद मैंने जाके खुद कराची पुलिस चीफ जो जावेद आला मोडो हैं उनसे कैमरे पे बात करी। कल मैंने DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर से इस पे बात की। उनका कहना था कि कहीं ऐसा कोई मेडिकल एग्जामिन नहीं हुआ जहाँ पे कोई इस तरह से किसी खातून का गैंगरेप हुआ और फिर उनका मर्डर हुआ और उनकी लाश किसी भी कराची के अस्पताल में गुज़िश्ता 1 हफ्ते में लाई गई हो। खबर जो वायरल की गई उसमें यह था कि जी 15 से 20 अफराद ने ये गैंगरेप किया। इसके बाद कराची की खबर। अच्छा शुएब साहब, यहाँ पे शुएब साहब सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे ये बात ही मेंशन करना चाहूंगी कि क्या ये एक उस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये भी कहा गया था कि ओवर टाइम के बहाने उस खातून को रोका गया और HR ने फिर कुछ नशा और दवाई मिला के उस खातून को चाय में पिलाई और उसके बाद 15 से 20 लोगों ने उसके साथ मुबैना ज्यादती की, जबकि ऐसे कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तो क्या उस फैक्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइज हैं, जो उनके सीनियर हकामात हैं, उनसे हुकाम है, कल उनसे मेरी बाकायदा बात भी हुई है फोन पे। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल एक मनगढ़ंत स्टोरी है। अभी मैं यहाँ बैठकर किसी के खिलाफ कोई मनगढ़ंत खबर चलाऊं और उसको फेसबुक के जरिए वायरल करूं या ट्विटर के जरिए वायरल करूं और फिर उसको ब्लैकमेल करूं, तो इस पे जो कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है जो कि काटी कहलाती है, उन्होंने एक लेटर लिखा जिस पे DIG ईस्ट ने इंक्वायरी मार्क करी है, SSP ईस्ट उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। उन सब से मेरी बात हुई है। उसके बाद पुलिस ने ये मामला भेज दिया FIA साइबर क्राइम सर्किल को। उन्होंने कहा है कि हमने वो फेसबुक का पेज डिटेक्ट कर लिया है, उसका उन्होंने नाम भी जाहिर किया है जहां से ये पूरी मनगढ़ंत खबर को बनाया गया। खुद से ये क्रिएट की गई स्टोरी, कोई विक्टिम नहीं मौजूद था, कोई आई विटनेसेस नहीं थे, कोई मेडिकल रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट।
अगर किसी खातून के साथ ज्यादती होती है तो उनका मेडिकल एग्जामिन किसी ना किसी सरकारी अस्पताल में होता है और उनकी मौत की वजह का तयन भी होता है, और फिर उसके बाद उनके गुरसा या वारिस जो हैं लाश लेने के लिए अस्पताल भी आते हैं। तो ऐसी कहीं ये तो सूरत हाल ही नहीं थी। अच्छा तो शोएब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जिस खातून की जो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल की जा रही है, उस खातून का मालूम हो पाया है वो खातून कौन है? और दूसरा, क्या फैक्ट्री में जाके पता किया गया है कि खवातीन कितनी वहां पे काम करती हैं और वहां पर उतनी ही खवातीन मौजूद हैं अब भी? जी देखिए, हर पाकिस्तान में जो कराची की इस तरह जो बड़ी टेक्सटाइल या गारमेंट्स की फैक्ट्रीज हैं वह खवातीन वर्कर्स होती हैं, ये मामूल का रूटीन है। और इतनी बड़ी खबर कराची जैसे शहर में छुप नहीं सकती थी। जिस तरह के जाहिर किया गया कि इस तरह का वाकया हुआ, और वो जो खातून की एक वीडियो वायरल की जा रही है वो उस फैक्ट्री की खातून नहीं है। फैक्ट्री ने कैटेगोरिकली उन्होंने लेटर पे लिख के दिया है, जिसमें कोरंगी ट्रेड इंडस्ट्री वाले भी शामिल हैं, जिसमें DIG ईस्ट भी शामिल हैं, और कराची पुलिस चीफ ने कैटेगोरिकली कल मुझसे कैमरे पे इस पे बात की है। अगर वो कहते कि यार अभी मैं इस मामले को इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने इंक्वायरी कर ली, ऐसा कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ है। और ये टोटल फेसबुक के उन्होंने 2 पेजेस बताए हैं, उन्होंने उन पेजेस का अपने लेटर पे जिक्र कराया है। वो लेटर्स मैंने आपके प्रोड्यूसर्स के साथ शेयर किए हैं, जो कि एक पार्टी का लेटर है और एक जो है प्रोडक्शन इनका पुलिस का लेटर है। उसमें उन्होंने नाम मेंशन किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये स्टोरी मन गढ़ंत बनाई गई है और इसको ब्लैकमेल करने का मकसद ये है कि फैक्ट्री से पैसे बटोरना इनका तरीका था, किसी तरह फैक्ट्री से पैसे मिले। क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी मुतासरा खातून जाती तो जिला कोरंगी के करीब उन्हें जिना अस्पताल या सिविल अस्पताल उनको लेके जाया जाता। वहाँ पे इस तरह का कोई गैंग रेप का कोई ऐसा विक्टिम कराची से नहीं आया हुआ गुज़िश्ता 1 हफ्ते 10 दिन के दौरान भी, जिसके साथ कोई ऐसा इज्तिमाई ज़्यादती का वाकया हो। कल से कराची में एक पैनिक की सिचुएशन थी। हर आदमी, हम जर्नलिस्टों को कॉल करके पूछ रहा था, बाहर से, मुल्क के बाहर से कॉल्स आ रही थी कि ये ठीक। शोएब, इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक बार फिर से कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। कामरान बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम दूसरों से कनेक्ट करते हैं कामरान, लेकिन इस तरह की उल्टी सीधी खबरें जिसकी आपने तस्दीक ना की भी उसको वायरल करना और उसको टॉप ट्रेंड बना देना, ये जो है ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये कहेंगे कि आपकी एक अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है कि जब तक आपको किसी चीज़ से कंफर्मेशन नहीं होती है आप कैसे बिल्कुल। और एक और चीज़ ये भी है कि सोशल मीडिया को जहाँ पर बहुत से अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, और ये चीज़ें हमें इस चीज़ की जानिब लेके जाती हैं कि आखिर में एक वक्त ऐसे आएगा कि फिर जब खबरें आया करेंगी कोई भी उस पर बिलीव नहीं करेगा। इवन अगर सही भी खबर होगी तो उस पर कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होगा, और बहुत जो सही लोग होंगे, अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे होंगे, उनकी आवाज़ जो है वो उस पर कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होगा। बचपन से हम कहानी सुनते हुए आ रहे हैं कि जी शेर आया, शेर जब हकीकतन शेर आता है तो कोई बिलीव नहीं करते, क्योंकि इतनी दफा झूठ दोहराया जा चुका होता है कि अब कोई बिलीव करने को तैयार नहीं होता। तो बराए मेहरबानी, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हम दोनों की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि प्लीज जब तक खबर की तस्दीक ना करें उसको वायरल ना करें और टॉप ट्रेंड ना बनने दें। खैर कामरान, खेल की तरफ दोबारा चलते हैं। और कल पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी और अफगानिस्तान को यादगार शिकस्त देकर कौमी टीम ने हर एक पाकिस्तानी का दिल जीता है। वैसे तो ये मुकाबला एक नॉर्मल सिचुएशन में दीगर आम मैचेस की तरह ही जारी था, लेकिन खेल के आखिरी लम्हात में जब आसिफ को विकेट के पीछे कैच आउट किया गया तो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से ना सिर्फ बदतमीजी की गई बल्कि धक्के भी दिए गए। मुझे ब्रेक का कहा जाए नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम कुछ और खबरों पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। दुनिया बोला में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डेंगू की इससे पहले जब भी बात होती थी तो हम देखते थे कि पंजाब की बात होती थी, लाहौर की बात होती थी, लेकिन अब सिंध में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और समाजी रहनुमा की हम बात कर रहे थे जो कि डेंगू की वजह से ही इंतकाल कर गए हैं। तो सिंध और पंजाब की बात करें तो डेंगू की बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। कराची, पाकपतन, राजनपुर, चकवाल, हैदराबाद, सक्खर मुसलसल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो नाजरीन, डेंगू जो है वो एक जानलेवा बीमारी है जिससे बचाव का जो वाहिद हल है वो ये है कि आप
मच्छरों से बचें। मच्छरों से बचें और साफ पानी भी कहते हैं कि जब हम लोग यूजुअली हमारी ख़वातीन के घर की कहते हैं एक हैबिट होती है कि बकेट में पानी जो है वो वॉशरूम में रहता है, तो प्लीज़ आप वो बकेट में ही पानी ना रखें, क्योंकि अगर साफ़ पानी में वो खड़े हुए पानी में डेंगू के मच्छर ज़्यादा होते हैं और दिन में ही मच्छर काटते हैं। अच्छा जी, इस पर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है और मैं एक बात दोबारा से यहाँ पर कहना चाहूँगी, बहुत सुबह हमें एक बहुत अफसोसनाक खबर मिली है। हुनैद लखानी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं सिर्फ डेंगू की वजह से, तो बराए मेहरबानी डेंगू से खुद भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए। इसी के साथ ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहरुख सिद्दीकी, हमारे साथ हैं DHO से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वेलकम टू दुनिया बोल है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, ये बताइए सबसे पहले कि डेंगू कितना खतरनाक हो चुका है, कि सुनने में ये भी आ रहा है, अभी हम आपसे भी डिस्कस करे थे, आपने कहा था कि ये पेंडेमिक को भी क्रॉस कर चुके, कितना एंडेमिक बन चुका है और कोविड से ज़्यादा ये बीमारी फैलने वाली है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो बताएं कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि 1943 के अराउंड इसकी तशख़ीस हुई थी जापान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर इसका पहला केस आया था 1994 के अंदर। तो उसके बाद फिर ये चलता रहा, स्लोली प्रोग्रेशन करता रहा। फिर 2005 और 2010 इन दोनों के सैलाब आया था, उसके बाद इसकी एकदम हाई राइज देखी गई डेंगू के केसेस में हमारे पास। और 2005 और 6 में हमने देखा कितनी जाने गई हैं डेंगू की वजह से। कितनी जाने गई, और एग्जैक्टली एंड आफ्टर 2010 मज़ीद उसका इजाफा देखा गया जो फ्लड आया था। और अभी भी हम सेम सिचुएशन पे खड़े हैं 2022 में कि हमारे पास इतना हैवी फ्लडिंग हुई है हमारे मुल्क में, हर जगह पे पानी जमा है, स्टैग्नेंट वाटर, ईच एंड एवरी प्लेस, एवरी सिटी इज़ कवर्ड फ्रॉम इट। तो दिस इज़ द बेसिक नर्सरी फॉर द डेंगू मॉस्किटो। तो अब रिसर्च कितनी हो चुकी है? सवाल ये उठता है, इतनी पुराने से ये डेंगू मौजूद है, रिसर्च कितनी हुई है? इसको मारने के लिए कोई बंदोबस्त किया गया, कोई ख़ास दवाई बनी? देखिए, डेंगू इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, और डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि आई कैन से इट कि इट डजंट हैव एनी क्योर। किसी किताब में, किसी डॉक्टर के पास इसका कोई क्योर नहीं है। डेंगू इज़ अ क्योरलेस डिजीज़। अब इसके अंदर ये होता है कि डेंगू के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, सिर्फ हम उन सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। वो सिम्टम्स क्या हैं कि आजकल तो हर घर में देखिए हम नज़ला, बुखार, खांसी, गला खराब, जिस्म में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये सब चीज़ें तो चल रही हैं। डेफिनेटली। डेंगू के सिम्टम्स स्पेसिफिकली क्या हैं? अच्छा, डेंगू के सिम्टम्स जो हैं स्पेसिफिकली WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको इस तरह डिफ़ाइन करती है कि डेंगू अगर आप एंडेमिक एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं या यू हैव रिसेंटली ट्रेवल्ड ओवर देयर, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कि इफ़ यू आर हैविंग अ फीवर, सही है। एंड फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, उसको कवर करते हैं 4-5 पॉइंट्स, उनमें से कोई भी पहले ये 2 पॉइंट्स और इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट्स बताने लगा हूँ, इनमें से कोई भी पॉइंट हो तो हमें डेफिनेटली अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस डेंगू ही करना चाहिए। फीवर का भी मेंशन कर दें, इज इट गोना बी हाई ग्रेड फीवर? डेंगू के अंदर इट्स वेरिएबल, लेकिन यूजुअली हाई ग्रेड फीवर ही डेंगू के अंदर देखा जाता है कि अप टू 39-40 डिग्री सेल्सियस बॉडी चली जाती है, यानी कि 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जाता है डेफिनेटली। अच्छा, अब आपने जो बताया ये वायरल है, तो इसको क्या मच्छर ही है जो कि इसको लेके आगे लेके जा सकता है या किसी और वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है? नहीं, ये एक स्पेसिफिक नस्ल है मच्छर की जिसको हम कहते हैं एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो होता है जो कि डेंगू को कॉज करता है। ये एक ऐसा मॉस्किटो की स्पीशी है जो कि मेंस जहाँ पे एक पॉपुलेटेड एरिया होता है वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये फ्रेश वाटर के अंदर यूजुअली अपनी नर्चर ज़्यादा करते हैं। तो इसका ये सिलसिला होता है कि एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो होती है, वो एग्स देती है कहाँ पर? उस जगह पर जहाँ पर पानी होता है। अच्छा, आप लोगों ने इसलिए सुना होगा कि पानी को खाली कर दो, ज़ाया कर दो, जमा नहीं होने दो पानी को, ताकि बकेट्स में पानी ना भरे। जी डेफिनेटली। वो फिर मॉस्किटो जो है वो फीमेल मॉस्किटो एग्स ले करती है, एग्स के बाद फिर वो लार्वा बनता है, लार्वा प्यूपे बनता है। ये टोटल 5 से 8 दिन का
ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ्लड आया हुआ है, अब हमने देखा है कि वहाँ पे भी लोग जो हैं वो बेयारो मददगार हैं, बाहर मौजूद हैं। अब उनको बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्या कोई स्प्रे करना चाहिए? अब क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पानी मौजूद है, कहाँ कहाँ पे स्प्रे होगा, और फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है बाहर मौजूद हैं, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बचेंगे? कुछ तरीका है वैसे? जी डेफिनेटली। और वो आप सिम्टम्स जो बताए थे ना, फीवर के बाद जो 3 सिम्टम्स आप कहते हैं बताने वाला, वो भी प्लीज काइंडली मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर ये होता है कि जो आपने पहले प्रिवेंटिव की बात की, तो मैं इस पे आऊँ थोड़ा, कि गवर्नमेंट भी हमारी इस तरह कर रही है और प्राइवेट एनजीओज वो भी इसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। 2 तरीके हैं जिनसे हम लोग डेंगू से बच सकते हैं। वो 2 तरीके क्या हैं कम्युनिटी बेस्ड पे? एक तो है फॉगिंग, हम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता है। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट इलाकों में एक मशीन से हम लोग स्प्रे करते हैं। तो उससे ये है कि न्यूरोनल डिसऑर्डर हो जाता है एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो को, और वो फिर हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। और दूसरा तरीका ये है मोहतरम कि इसके अंदर हम लोग केमिकल्स आते हैं इंसेक्टिसाइड्स, वो जहाँ पर वाटर हमारा पूल्ड अप हुआ है, हम वहाँ पर अपना वो इंसेक्टिसाइड केमिकल थ्रो आउट कर देते हैं। तो वो लार्वा जब कंडीशन में होता है एक मॉस्किटो, तो उधर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हमारे पास वाफर मिकदार में इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हो, तो हम लोग जहाँ जहाँ फ्लडिंग हुई है, जहाँ जहाँ वाटर पूल्ड अप है, तो हम लोग वहाँ पर ये कर सकते हैं। हम एक अपडेट भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे हैं गुलाम शबीर अराई, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैदराबाद से मौजूद हैं, और वो वहाँ पर भी क्या सूरत हाल है डेंगू के हवाले से, किस तरह से वहाँ के लोग बच रहे हैं। गुलाम शबीर अराई, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है हैदराबाद की? वहाँ पे कोई प्रिकॉशंस दी जा रही हैं गवर्नमेंट की वजह से डेंगू से बचने के लिए? जी बिल्कुल, हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद में जो है वो 33,000। जी मैं इमदादी कैंप में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सहूलियात का जो है वो फुकदान है, और हैदराबाद में 60 से ज़ायद रिलीफ कैंप जो है वो मुख्तलिफ फलाही इदारों और सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से कायम किए गए हैं, जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। जैसे कि बारिश का पानी कई कैंप्स में जो है वो मौजूद है, और इससे मच्छरों की और मक्खियों की जो अफजाइश है वो हो रही है, और काफ़ी जो बच्चे हैं सैलाब मुतासरीन के, वो काफ़ी उनकी बीमार पड़ने के जो है वो हमें शिकायतें मौसूल हुई हैं। इस वक्त मुतासरीन जो कि खैरपुर, नाथन शाह और मेहर से यहाँ पे आए हुए हैं, तालका सिटी में एक स्कूल में मौजूद हूँ, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनको किन किन सहूलियात की जो है वो फुकतान है, क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं यहाँ पे, और कोई खाना है, मयारी खाना मिलता है? हाँ सर, यहाँ पे जो चावल देते हैं रात को, जो दिन में रोटी देते हैं, और सालन देते हैं दिन को। और जो जिसने नारा लगाया कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, अभी रोटी भी मांग रहे हैं और कपड़ा भी मांग रहे हैं, मकान भी मांग रहे हैं। अभी ज़रूरत है तो देते नहीं है सर। यहाँ पे जो बीमार है वो खाना कहाँ खाए, हमारे पास में जेब में पैसे भी नहीं है, तो कहाँ जाए गरीब बंदे। बिल्कुल, जो है वो 10,000 के करीब अंदरूनी सिंध से जो सैलाब मुतासरीन है वो हैदराबाद में इस वक्त मुकीम है। और हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद में सैलाब नहीं, लेकिन बारिश से जो तबाही हुई है उससे तकरीबन 61 एकड़ पर बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अराई हमारे साथ मौजूद है, हैदराबाद अपडेट कर रहे थे, लेकिन उनका भी यही कहना है कि वहाँ पे कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है, बहुत अफसोस के साथ। कामरान, डॉक्टर साहब आप सिम्टम्स के बारे में बता रहे थे, हमें आगाह कर दें ताकि जो लोग भी इस वक्त बोल न्यूज़ देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा, खुदा ना खासा किसी को भी वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सके। देखें, डेंगू बीमारी जो है उसे हम 3 फेजेस में डिस्क्राइब करते हैं। पहला फेज़ होता है हमारा फेब्राइल फेज़, फेब्राइल से मुराद फीवर फेज़। सेकेंड फेज़ होता है हमारा जिसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल फेज़, इसका नाम ही क्रिटिकल है। और द थर्ड फेज़ इज़ कोवलेसेंट और द रिकवरी फेज़। तो इसके अंदर ये होता है कि 2 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है डेंगू वायरस का। अब इसके अंदर 2 से 3 दिन शुरू के हम लोगों को अमूमन बुखार फील होता है, और बुखार इस नौयत का होता है कि हमारी मेडिकल एक टर्मिनोलॉजी है, हम यूज़ करते हैं ब्रेक बोन फीवर, कि हड्डी तोड़ बुखार, मतलब इतनी शिद्दत से बुखार होता है कि इंसान के हर जिस्म के कोने पे दर्द होता है, हर जिस्म के मतलब एवरी पार्ट्स, जॉइंट्स, आर्थराइटिस इसके अंदर होता है। और इसके अंदर एक पेन होता है जिसे हम कहते हैं पेन ऑन आई मूवमेंट,
मतलब आंख को हिलाने के ऊपर भी, ऑक्यूलर मूवमेंट के ऊपर भी आपको पेन महसूस होगा। इस शिद्दत का दर्द होता है आपके पूरे अच्छा, हमें क्योंकि ना है, लेकिन मैं आपसे जल्दी से एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। द थिंग इज दैट कि जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके बाद उसको करना क्या चाहिए, और जो आम बंदा जो कि डेंगू से गुजर रहा है किस वक्त वो डॉक्टर के पास जाए और अस्पताल पहुंच जाए? क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोग हैं वो घर में ही मौजूद होते हैं और वो जा नहीं पाते हैं अस्पताल। अगर वो देखें, सबसे पहले तो यू शुड रेफर टू योर क्लिनिकल फिजिशियन, नंबर 1 थिंग। अगर आपकी रसाई मुमकिन नहीं है और आपको खदशा हो रहा है कि आपको डेंगू हो गया है, तो डेंगू का सबसे आसान इलाज है कि आप अपना बुखार को कंट्रोल रखिए, जो सिम्टम्स आ रहे हैं एज पर द सिम्टम्स अपने आप को ट्रीट करिए और रीहाइड्रेटेड रहिए। पानी का इस्तेमाल, फ्रेश फ्रूट्स का, फ्रेश जूसेस का आपने भरपूर करना है। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स जब गिर जाते हैं तो उसका पता कैसे चलेगा कि गिर गए हैं? एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स भी गिरते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स गिरते हैं। अच्छा, वो जो प्लेटलेट्स गिरते हैं तो डॉक्टर के पास, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इनिशियल फेज में जाना चाहिए कि डॉक्टर एक्सक्लूड आउट कर ले और इस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर सके। ठीक, वरना अगर पेशेंट को लेट हो जाता है तो इसके अंदर ब्लीडिंग ऑफ गम्स, पिटैकिया, मतलब कि आपके जिस्म के ऊपर सिर्फ हाथ खुजाने के ऊपर भी आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस नौयत का आपको, तो इसका जो वाहिद हल जो है वो ये है कि आप मच्छर से महफूज रहें और अपने आप को मच्छर से महफूज रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहरुख सिद्दीकी साहब, आपके वक्त का आपने वक्त दिया हमें। एनीहाउ नाज़रीन, अब कुछ क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं। शुरू ही हमने खैर क्रिकेट से किया। आज का दिन तो क्रिकेट ही क्रिकेट है ना कामरान, क्रिकेट के अलावा तो बात ही नहीं हो सकती ना आज। कल जिस तरह से पाकिस्तान ने मैच जीता है, आसाब शिकन मुकाबला था, सनसनीखेज मुकाबला रहा, बल्कि ओवरऑल जो भी मैचेस पाकिस्तान के रहे हैं वो देखने में आपको मजा आया। जो कि नहीं भी क्रिकेट के फैंस थे वो भी, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। और लास्ट मोमेंट पे हमेशा जो है, पीछे देखे जाए इंडिया का मैच हो, अफगानिस्तान का मैच हो, हमें लास्ट मोमेंट पे जीता है हमेशा ना। जब आखिर में लग रहा होता है ना कि बस अब हम, लगता है कुछ नहीं बचा, अब शायद हम अल्लाह ना करे हार जाएंगे, लेकिन उसी वक्त ही हम जीत जाते हैं। तो इसमें एक और मजा होता है जीत का। कामरान, एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद है, दुबई में हमेशा अपडेट करते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज। पहली बात तो ये बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान मैच जीत गया और शारजा का स्टेडियम मुझे लग रहा है कि अब जावेद मियां के छक्कों के बाद अब वो नसीम शाह के छक्कों से याद रखा जाएगा। नसीम शाह अब उस क्लब के अंदर शामिल हो गए हैं जो कि बड़े मैचेस के अंदर छक्के मारने वाले प्लेयर्स हैं। जावेद मियां के अलावा शाहिद अफरीदी ने भारत के अश्विन को एशिया कप के अंदर, ये भी एशिया कप ही है, एशिया कप में 2 छक्के मारे हुए हैं। तो नसीम शाह जो है अब उस क्लब के अंदर शामिल हो गए हैं। और अनबिलीवेबल सीन से मैं आप कल बात कर रहे थे कि उमर गुल ने भी रिक्वेस्ट की है कि लड़ाई से गुरेज किया जाए, जिससे बिल्कुल नहीं गुरेज किया गया। इतनी ज्यादा लड़ाई हुई है कि क्योंकि स्टेडियम के आपने अंदर की फुटेजेस देखी हैं, वो हीट ऑफ द मोमेंट था। क्योंकि आसिफ के वो करीब आके सेलिब्रेट कर रहे थे तो वो आप सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप जो है वो प्लेयर के साथ फिजिकल नहीं हो सकते हैं। जब वो आसिफ के बिल्कुल करीब आके उसने आसिफ के साथ बदतमीजी की, पाकिस्तान टीम मैनेजर और नसीम शाह का आप गुस्सा देखिए, सेलिब्रेशंस का एक फुटेज आप शायद आपने मे भी देखी है, नहीं देखी है, कि टीम मैनेजर मंसूर राना मैच जीतने के तकरीबन 3-4 मिनट बाद नसीम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नसीम उस वक्त आसिफ के साथ विकेट पे मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ था। और अफगानिस्तान के प्लेयर्स का, उनके फैंस का ये इस तरह से जो रिएक्शन है वो ये तीसरी मर्तबा हुआ है। मैं क्योंकि शारजा ग्राउंड में था, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी फुटेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि ऑन एयर ही नहीं गई हैं और जो कि शायद मना कर दिया गया कि इनको ऑन एयर ना कीजिएगा। इतना ज्यादा मेस हो गया था वहां पे शारजा पे, और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान टीम के मैनेजर मंसूर राना को, जिन्होंने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया, अपने लड़कों पे कंट्रोल किया, क्योंकि ये गालम गलोच हुई है। और ये सिर्फ गालम गलोच आसिफ के साथ विकेट पे नहीं हुई है, उसके आगे पीछे और बाद में भी होती रही है, लेकिन मंसूर राना ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे कंट्रोल रखा। और यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि आप अपने जज्बात पे काबू रखते हैं। शिकस्त जो है वो आपको बर्दाश्त सिखाती है। देखें, अब जब आप जीतते हो तो उसके बाद आपकी बहुत सारी खामियां, आपकी बहुत सारी गलतियां वो दब जाती हैं। और फिर जिस तरीके से नसीम शाह ने 2 छक्के लगा के पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया, उससे अब पाकिस्तान की जो नाकामी है उसके ऊपर बात कोई नहीं कर रहा कि जी बैटिंग कोलैप्स हुई है। 8 साल बाद उनको मौका मिला है पाकिस्तानी विमेन फुटबॉल टीम को कि वो जाके इंटरनेशनली खेल सकें। 8 साल बाद ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भले से वो इंडिया से हार गई हैं, लेकिन फिर भी
8 साल बाद इंटरनेशनल लेवल पे जाके फुटबॉल मैच खेलने विमेन के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी और दूसरी बात यह है कि कोई आम बात नहीं है, भारतीय टीम जो है ना वो दिफाई चैंपियन है और अभी तक के जितने भी इवेंट्स, 5 इवेंट्स हो चुके हैं सैफ गेम्स के, वो इंडिया जीता रहा है। तो इस हवाले से एजाज बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान की वेमेन चाहे क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो या हॉकी टीम हो, इनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन हम एक ऐसी कौम है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो कि फेडरेशंस, एसोसिएशंस या स्पोर्ट्स बॉडीज को चलाते हैं, वो सिर्फ टूर करने के लिए इन फेडरेशंस के अंदर बैठे हुए हैं। फीफा की तरफ से बाकायदा हमें फंडिंग मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो फुटबॉल है, इसमें इक़्तिदार की खींचातानी ने, ये तो चलो शुक्र है कि विमेन फुटबॉल टीम को 8 साल बाद मौका मिला है कि वो उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच खेल के अपनी एबिलिटीज शो की हैं। ये सब लोग इनका फंड्स खा जाते हैं, ना इनके पास कोई फैसिलिटी होती है, ना ही इनको कोई सपोर्ट किया जाता है, ना ही इनको कोई मंथली इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पाकिस्तानी, चाहे मेल फुटबॉल टीम हो या फीमेल फुटबॉल टीम हो। तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स को देखें, अभी फीफा की पाबंदी खत्म हुए 3-4 महीने हुए हैं, हम फीफा की पाबंदी 1 साल, पाकिस्तान 1 साल पाबंदी में रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर मुंतखब बॉडी नहीं बैठी हुई है, फीफा ने एक नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे, दुबई से हमें अपडेट कर रहे थे। मुझे तलहा ही कहीं महसूस हो रही है, कोई तलहा होते ना फिर वो गुस्से में आए थे और कहते देखें, इसलिए मैं कहता हूँ कि सारा जो बजट है वो क्रिकेट की तरफ चला जाता है और बाकी प्लेयर्स को कुछ नहीं मिलता, बाकी स्पोर्ट की तरफ कुछ नहीं दिया जाता, उनको स्पॉन्सरशिप भी नहीं दी जाती। खैर होता है ऐसा ये, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ब्रेक यहाँ पे लेना है, अब ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, तो आप सब जानते हैं कि आज सितंबर की 8 तारीख है और ये दिन हम यौम बहरिया के तौर पे मनाते हैं। इस दिन की अहमियत पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कमांडर हैं पाकिस्तान नेवी के मोइदुल हसन। बहुत शुक्रिया मोइदुल हसन साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं इस ऑपरेशन के हवाले से जानना चाहूँगा, किस तरह से ये ऑपरेशन प्लान हुआ था और कितना अहम था ये ऑपरेशन? अच्छा, इसमें जैसे आपको पता है कि जब 1965 की वॉर स्टार्ट हुई और इंडिया ने हमारी लैंड फोर्सेस पे और एयर पे जब अटैक किया, तो नेवी का भी उसमें एक बहुत अहम रोल था। और बाकी फोर्सेस की तरह नेवी ने भी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था वो ऑपरेशन दवारका था। और ये एक बहुत बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन था जिसमें हमारे 7 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया और एनिमी वाटर्स के अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ पे जाके उनकी जो मेजर एडोर इंस्टॉलेशन थी, दवारका बेसिकली एक गुजरात की कोस्टल बेल्ट के ऊपर एक सिटी है उनका, जो उस वक्त एक बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल था क्योंकि उस पर एक रडार स्टेशन था जो कि कराची पे एयर अटैक्स आते थे, वहाँ से वो बॉम्बर्स को डायरेक्ट करता था। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट था उसको डिस्ट्रॉय करना। इसके अलावा उस एरिया की जो है वो एक उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंस थी मंदिर के होने की वजह से, प्लस वहाँ के द्वारकाधीश का मंदिर बहुत फेमस है, तो इस हवाले से बहुत सेंसिटिव था। और उस वक्त वहाँ पे जो लोग थे वो भी एक बड़े वेल्दी बिजनेसमैन थे। अगर वहाँ पे ये अगर उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब किया जाता है तो वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंस थी। तो पाकिस्तान नेवी ने फिर ये डेयरिंग ऑपरेशन प्लान किया और एनिमी वाटर्स में जाके और दवारका पर अटैक किया और उस रडार इंस्टॉलेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय किया। और इसमें प्लान इस तरह से था कि इंडियन नेवी तो पाकिस्तान नेवी के आप कह लेंगे या उनके दिलों में खौफ था या क्या था, वो खुले पानियों में पाकिस्तान नेवी की तरफ आ नहीं रहे थे। या पाकिस्तान नेवी का प्लान ये था कि हम दवारका पे अटैक करेंगे, एक तो रडार इंस्टॉलेशन को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, प्लस जो हमारी सबमरीन गाजी थी वो ऑफ बॉम्बे, जिसको अब मुंबई कहा जाता है, वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था उसको। और जब डिस्ट्रॉय किया दवारका को तो मे बी वी वर थिंकिंग कि हम वहाँ से इंडियन शिप्स निकलेंगे जो कि गाजी के पास से गुजरेंगे और गाजी उनको अटैक कर सकेंगे। एक्चुअली आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया था कि द्वारका पे आप लोग इस तरह से अटैक करेंगे उनके अटैक से पहले? जी बिल्कुल, लेकिन उस अटैक के बाद पाकिस्तान नेवी का एक ऐसा खौफ उनके दिलों पे बैठा कि उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि वो अपने पानियों से बाहर निकलें। तो गाजी का भी उसमें एक बड़ा अहम रोल था और उनसे पूरी इंडियन नेवी को
उनके हार्बर्स के अंदर बिल्कुल बॉटल अप। दवार का दूर कितना है यहाँ से पाकिस्तानी पानियों से? कराची से वो तकरीबन 210 नॉटिकल माइल्स, हम सी में जो डिस्टेंस होता है उसको बेसिकली नॉटिकल माइल्स में डिफाइन करते हैं, जो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स ऑन लैंड के करीब होता है। तो ये 210 नॉटिकल माइल्स था और बिल्कुल इंडियन पानियों के अंदर जाके पाकिस्तान नेवी ने उन पर अटैक किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वापस अटैक करने के बाद अपने अपने एरियाज़ में वापस आए। तो मेजर रोल जो पाकिस्तान नेवी का 1965 की वॉर में था वो ये था कि हमने एक तो अपने पोर्ट्स का सीवर डिफेंस करना था, प्लस हमने जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब जितनी हमारी ट्रेड है वो मेंटेन रहे, उसको कोई चैलेंज ना कर सके। थर्ड, इस ऑपरेशन की वजह से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो इंडियन नेवी के ऊपर गया कि ये एक बहुत बड़ा डैमेज था उनकी साख पे कि पाकिस्तान नेवी उनके वाटर्स में आके उनको डिस्ट्रॉय करके गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी ने ये सारे जो टास्क पाकिस्तान नेवी को दिए गए थे वो बड़े अच्छे तरीके से उनको कंप्लीट किया, जिसमें दवारका का जो वो रेडार इंस्टॉलेशन थी उसको डिस्ट्रॉय भी किया, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू आउट मेंटेन रही। अब इस ऑपरेशन की वजह से जो इंडिया की मर्चेंट ट्रैफिक जो ट्रेड आ रही थी वो सारी मतलब वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान नेवी से घबरा के उन्होंने जो यूरोप से ट्रेड आती थी वो सारी अफ्रीका की तरफ डाइवर्ट कर दी गई, जिसकी वजह से उनकी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके इंडस्ट्रीज़ के लिए वो भी लेट हुए और काफ़ी डैमेज उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया को हुआ। अच्छा, हमने देखा है कि आर्मी है वो आर्मी होती है, फ़ज़ाइया, उसके सामने दुश्मन होता है, लेकिन नेवी के लिए ये सहूलत मैसर नहीं होती, तो इसको कैसे काम होता है ये? देखिए नेवी जो है इसमें एक तो ये है कि ये 4 डायमेंशनल फोर्स है। इसमें हमारी फोर्सेस सरफेस पे भी हैं, अंडर वाटर भी हैं, एयर भी हैं और लैंड पे भी हैं। तो लैंड पे जो फोर्सेस हैं दे आर जस्ट लाइक आर्मी, वो बिल्कुल क्लोज टू द जो हमारे क्रीक एरियाज़ हैं, बिल्कुल बॉर्डर्स आर्मी की तरह बैठे हैं। और जो सरफेस फोर्सेस हैं उसमें तो बहुत दफ़ा आपका इंटरेक्शन इस तरह से है कि आपके पास सिस्टम्स और गैजेटरी ऐसी लगी हुई होती है कि आपको अर्ली वार्निंग्स मिल जाती है, मतलब आपको एनिमी का प्रेजेंस का पता चल जाता है कि एनिमी इस वक्त कहाँ है और उसको आपने किस तरह डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा, नेवी में ये फ़ायदा होता है आपको मरीन ट्रेन बताया जाता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता ना कि पानी में किस पर कहाँ से निकलना है, तो ये गैजेट्स आप लोगों के पास मौजूद बिल्कुल ऐसे ही है। ये गैजेट सारे हमारे पास होते हैं, जिसमें हमने कहाँ जाना है, किस एरिया में ऑपरेट करना है, हमारी डायरेक्शन कैसे जानी चाहिए, ये सब चीज़ें ये गैजेटरी शिप्स के ऊपर होती है। मरीन ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है अगर हम जो है वो लैंड आर्मी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, तो कितनी डिफ़िकल्ट होती है, कितनी मुश्किल होती है? असल में जो ह्यूमन बॉडी है दे आपको पता होगा कि ये प्लान ही अल्लाह ताला ने बनाया ही इसको ऐसा है कि ये लैंड पे चलने के लिए, तो इट्स एन अननेचुरल जो जगह है पानी, वहाँ पे ऑपरेट करना, तो इट्स टफ। और उसी हिसाब से हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें मेंटली और फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वी हैव टू स्टे एट सी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन में भी, कई दफ़ा महीनों और हफ्तों के लिए भी हमें सी में रहना पड़ता है। ये ट्रेनिंग कुछ फुटेजेस भी चल रही है मेरे ख्याल से स्क्रीन पे, अगर आप लोग देख सकते हैं। और मेंटली और फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि हम उस चीज़ को अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब ऑपरेशन दवारका हुआ उस वक्त पाकिस्तान की जो बहरी सलाहियत थी वो इंडिया के मुकाबले में कितनी थी? अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद से ही जो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, चाहे वो इकनॉमिकल हों या मिलिट्री एसेट्स हों, उसमें इन पाकिस्तान के हिस्से में जो चीज़ें आई थी बहुत कम थी। बट अर्ली 50s में फिर कुछ प्रोक्योरमेंट्स की गई और इवन देन जब 65 की वॉर हुई तब भी पाकिस्तान को आप कह लें कि 1/3 नेवी थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन नेवी। बट फिर भी पाकिस्तान नेवी ने बहुत डेयरिंग ऑपरेशन किया और इंडियन नेवी इतनी तादाद में होने के बावजूद एक खौफ उनके दिलों पे तारी था और वो समंदरों में नहीं निकल सके। अच्छा, गुज़िश्ता साल भी भारतीय अबदोज़ ने कुछ बॉर्डर कुछ क्रॉस किया था, कुछ रूल्स को उन्होंने तोड़ा था, तो उस सूरत हाल में क्या करते हैं आप लोग पाकिस्तान नेवी? असल में उसमें कुछ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल्स हैं जो कि हमें फ़ॉलो करने होते हैं। बस पाकिस्तान जो है वो आपको पता है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है और पाकिस्तान ने कभी भी इस खित्ते में हालात को ख़राब करने के लिए या जंग का जुनून पाकिस्तान के ऊपर सवार नहीं है। तो वो भी एक इसी तरह जिस तरह इंडिया की सबमरीन डिटेक्ट हुई 27 फरवरी के बाद जब एयरफोर्स का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद, तो वो एक वार्निंग दे के उसको हमने छोड़ा और हमने ये उसको मैसेज दिया कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर सबमरीन की आप बात करें, अगर सबमरीन डिटेक्ट हो जाती है तो नेवी में कहा जाता है इट इज़ जस्ट लाइक अ सिटिंग डक, मतलब जस्ट यू हैव टू शूट देम। बट पाकिस्तान नेवी एक रिस्पॉन्सिबल नेवी होने का उसने सबूत दिया और
उनको वार्निंग दे के अपने एरिया से क्लियर किया। उनको बता दिया था कि भाई आप डिटेक्ट हो चुके हैं। और समरीन को भी ये आइडिया हो जाता है कि अगर हम डिटेक्ट हो गए तो उन्हीं को ही अपने सिग्नल्स मिल जाते हैं कि उनको पता चल जाता है ये जी चीज़। डेफिनेटली जब एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा है। कम्युनिकेशन भी होता है बीच में? कम्युनिकेशन एज सच तो नहीं होता, बट ये है कि उनको आइडिया हो जाता है कि हम डिटेक्ट हो चुके हैं। अच्छा जी जी मैं पूछना चाह रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया मेरे जहन में कि आप लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अगर आप देखते हैं कि कोई दुश्मन सबमरीन या कोई जहाज़ सामने आपके है, तो आप लोग उससे कम्युनिकेट करने की अगर कोशिश करना चाहें, कि ज़रूरत नहीं कि स्टार्ट में ही आप लोग गोलाबारी शुरू कर दें, तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? असल में कम्युनिकेशन के लिए बहुत सी गैजेटरीज होती हैं, जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी हैं, प्लस सबमरीन से तो कम्युनिकेट करने के लिए अंडर वाटर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी होता है, बट एज सच एनिमी के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती है हमारी, बट वी जस्ट फॉलो दी ऑर्डर्स, और जो हेडक्वार्टर से हमें ऑर्डर्स मिलते हैं उसके हिसाब से हमने अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऑपरेशन दवारका के हवाले से ही बात करना चाहूँगा। हमने देखा है कि इससे पहले भी जब भी जंगें होती हैं, भारत अपनी डिफीट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन इस केस में, दवारका के केस में क्या रिएक्शन था जब उनको डिफीट होगी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वी हैव लॉस्ट? एज यूजुअल इंडिया ने एज सच तो एक्सेप्ट नहीं किया था, बट दे एक्सेप्टेड कि उनका रडार इंस्टॉलेशन सिस्टम जो है वो, और डेफिनेटली कोई डैमेज हुआ था तो उसके बाद ही कराची में कोई एयर अटैक्स नहीं हो सके, क्योंकि वहाँ पे जो रडार इंस्टॉलेशन था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लस उनका जो लोकल न्यूज़पेपर था उसने भी एक ख़बर शाया की थी उस वक्त कि स्टार्टिंग फ्रॉम दवारका टिल बॉम्बे जितना कोस्टल एरिया था उसमें वो ऑलमोस्ट सब लोगों ने विकेट कर दिया था। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे जो कि उस ऑपरेशन की वजह से उन पे आए थे। सही। अब मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि मैं आपसे मरीन ट्रेनिंग की बात कर रही थी, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, लाइक अगर आप 6 महीने 4 महीने 5 महीने सिर्फ एक ऐसे शिप पे हो जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी, तो स्टार्ट में ट्रेनिंग जब आपकी दी जाती है तो किस तरह से? मैंने तो अक्सर ट्रेनिंग में ऐसे भी देखा है कि आप खड़े हुए होते हैं, आपको पानी में धक्का दे दिया जाता है कि जी तैरो और सीखो, क्योंकि अगर नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन अगर वहाँ पे पानी में चारों तरफ इस तरह से रहे तो नोजिया, वोमिटिंग, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार भी हो जाते हैं ना। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सी एक डिफरेंट फिनोमेना है जहाँ पे आपको ऑपरेट करना है, तो उसी हिसाब से मैंने जिस तरह पहले कहा कि जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी में बहुत हाई है, और लोगों को फिज़िकली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि वो उस तरह के कंडीशंस में ऑपरेट कर सकें, जिसमें फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि अगर कोई सी रफ़ होता है या किसी को कई घंटों आपने ड्यूटी पे खड़े होना है, तो आप फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग हों कि आप बासानी अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे सकें। इसी तरह मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना है कि आप पानी में हैं, अपनी बाकी दुनिया से कट ऑफ हैं, तो मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। तो बर्री और फ़ज़ाई से ट्रेनिंग में फ़र्क क्या होता है बहरी की? असल में ऑलमोस्ट आप तो देखें सोल्जर की ट्रेनिंग जो बेसिक ट्रेनिंग है दिस इज़ सिमिलर, बट नेवी में इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्विमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि आपने समंदर में रहना है, तो स्विमिंग की ट्रेनिंग इट्स वेरी हार्ड। प्लस जब आप सी में आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी सी डिप्लॉयमेंट्स हैं उसमें आपको खड़े रहना, जिस तरह आपने कहा कि लोगों को नॉलेज, जब तक आपकी सी लेग्स डेवलप नहीं होंगी, आपको इतनी इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो सी में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या आपकी डाइट वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है कि इससे बहुत डिफरेंस आता है अगर आपको सर्वाइव करने के लिए, कि अगर आप समंदर के बीच में रहें तो आपका जो है वो नमी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको सॉल्टेज, आपकी स्किन पे भी इस इफेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कि आपके अगर हम बात करें आपकी स्किन डिजीज़ भी जो है वो कुछ लोगों को शुरू हो जाती है, नमी रहने की वजह से फंगस शुरू हो जाता है, तो इससे कैसे आप लोगों को ट्रेन किया जाता है? असल में जिस तरह आपने कहा शिप एक कंजेस्टेड एरिया है, क्लोज कंपार्टमेंट्स होते हैं, लोग करीब करीब रह रहे हैं, तो ये हाइजीन का ख्याल जो है वो बहुत रखा जाता है, जिसमें शिप की क्लीन शेप, मेंटेनेंस, लोगों को इस चीज़ पे आमादा करना कि आपने अपनी सफाई का ख्याल बहुत रखना है, तो इस चीज़ पे काफ़ी फोकस होता है ताकि इस तरह की बीमारियों से और बाकी चीज़ों से लोगों को बचाया जा सके। और डाइट में क्या डिफरेंस होता है? डाइट थोड़ी लाइट होती है, और एज़ कम्पेयर टू आर्मी या एयरफोर्स जहाँ पे अगर वो लैंड पे ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता डाइट पे, बट यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो डाइट नेवी में अपने ऑफिसर्स या सेलर्स को दी जाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, जो ऑपरेशन दवारका के बाद अब जो इस वक्त पाकिस्तान की बहरी सलाहियत है उसमें कितना इजाफा हुआ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली बहुत सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी इंडक्शन पाकिस्तान नेवी में हुई है, एंड दोज प्लेटफॉर्म्स आर द मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म्स
इन द वर्ल्ड। तो इतनी कैपेबिलिटी पाकिस्तान नेवी में है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की जहारियत की सूरत में इंडियन नेवी को भरपूर जवाब दे सकती है और अपनी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी कोस्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोइदुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमांडर पाकिस्तान नेवी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है, हमारे साथ रहिएगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात कर लेते हैं कुछ वेदर अपडेट की। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें तो बताते हैं कि जी आज पाकिस्तान भर के ज़्यादातर शहरों में मौसम गर्म रहेगा। ताहम अगर हम बात करें कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान और लाहौर गुजरावाला के चंद अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए सिंध भर में इस वक्त मतलब पूरा साफ है, यहाँ पे कहीं कोई बादल नहीं है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। पंजाब की साइड पर अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी इस वक्त आसमान साफ है, वहाँ बादल नहीं है। अलबत्ता कुछ इज़ला में जैसे कि हमने आपको बताया हल्की फुल्की गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगर पाकिस्तान के मौशी हब यानी कि कराची की हम बात करें तो आज यहाँ मौसम खुशगवार रहेगा और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ओवरऑल कराची में दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। और आज शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब का रुख करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में आज भी बादलों का राज बरकरार रहेगा और शहर का मौसम खुशगवार होने के साथ साथ ठंडी हवाएं भी बरकरार रहेंगी। लाहौर की जानिब बढ़ें तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाने का खदशा है। जबकि लाहौर के कई इज़ला में बादल भी छाए हुए हैं और शहर में बारिश की पेशगोई भी की गई है। इस वक्त हमें यहाँ पे लाहौर में बादल फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन शाम के औकात में बादल हो सकते हैं। अगर खैर पख्तून की बात करें हम तो कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि बालाकोट और सैयद शरीफ में आज भी हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं कामरान की तरफ। तो चलें जी, अब जरा सितारों के हाल चाल पूछ रहे हैं और उनकी चाल से अंदाजा लगाने का वक्त है और इस सेगमेंट का नाम है बोल प्रिडिक्शंस। उनसा शाह आज भी हमारी मेहमान है और देखते हैं कि किसकी किस्मत के हाल पर कौन से सितारे की कैसी चाल है। उनसा बहुत शुक्रिया। उनसा सबसे पहले तो मैं कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है, श्रीलंका से हमारा फाइनल में मुकाबला है। जीत की उम्मीद रखें, सितारे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं जो है कार्ड्स देखकर बताऊंगी कि पाकिस्तान के कितने परसेंट चांसेस हैं। लास्ट टाइम भी जो हमने देखे थे उसमें काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है में आता हुआ नजर आ रहा है। एशिया कप के चांसेस जो हैं वो काफ़ी चांसेस हैं, 50-50% चांसेस हैं। कार्ड तो अच्छा है, पेज ऑफ कप्स कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, स्ट्रगल नजर आ रही है, पाकिस्तान की कोशिश नजर आ रही है होगी, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो अप्स एंड डाउन्स परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप पाकिस्तान को मिल सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनसा ऐसी बात ना कहें कि 50-50% चांसेस है, वरना शुरू से ही मैच शुरू होते ही हमें मुसल्ले में बैठ जाना पड़ेगा। वो पहले होता था ना कि हमारी नानी दादी, अक्सर ऐसा आज भी घरों में होता है कि जितने कहते हैं कि जितने छक्के मारेंगे उतने हम जो है वो नफले अदा करेंगे। ऐसा होता है अभी भी? जी जी, ऐसे ही होता है कि आज भी क्रिकेट के जो है वो बहुत ज़्यादा शायकीन हैं। और कल आपने देखा होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में स्टेडियम में क्या हाल हुआ था। तो बिल्कुल आजकल भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर एशिया कप हमारा हो गया तो ये बहुत अच्छा के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि मुझे काफी चांसेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब एशिया कप जो है वो एक साइड पे रह गया है। हमने इंडिया को शिकस्त दे दी, इंडिया इवेंट से बाहर हो चुका है। हमारे लिए यही फाइनल था, है नहीं? हाँ, कुछ बात हम सियासत की भी कर लेते हैं। पंजाब के हवाले से बताइएगा, इमरान खान साहब कह रहे थे कि साजिश हो रही है कि शायद पंजाब हुकूमत भी अब उनसे गिराई जाए, छीन ली जाए। हाँ, तो उस हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं? कुछ ऐसा होने जा रहा है? परवेज इलाही रहेंगे वजीर आला पंजाब या फिर
उनकी भी छुट्टी का प्लान है? नहीं नहीं, देखिए परवेज इलाही साहब अगर, और पीटीआई के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी पीटीआई और काफ लीग वालों की। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चलती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, थोड़े बहुत रुकावटें हो सकती हैं, गिराने की साजिश हो सकती है, गिराने की कोशिश हो ज़रूर सकती है। स्टार का कार्ड है, कुदरत उनके साथ है, और स्टार का कार्ड होप्स एंड फेथ का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड होता है। तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि पीटीआई या काफ लीग को कोई नुकसान है। मुझे हुकूमत गिरने के बिल्कुल भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे। ये धमकियाँ ज़रूर मिलती रहेंगी ऐसी, और कोशिश जारी रहेगी उनकी, लेकिन कोशिश जारी रहेगी, लेकिन मुझे काफ लीग यानी कि परवेज इलाही साहब को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। मुल्की मईशत के हवाले से थोड़ा बताइएगा। आगे पेट्रोल की प्राइसेस में वैसे इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, गो के इंटरनेशनली जो है वो कल में पड़ा था $82 पर बैरल पे ब्रेंट पहुंच चुका है। तो पेट्रोल प्राइसेस कम होगी, पाकिस्तानी मईशत जो है वो कुछ बेहतरी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए पेट्रोल प्राइसेस के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड जो है वो कंपटीशन का कार्ड होता है। तो मुझे नहीं, क्योंकि इसमें बेइंतहा जो है इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं फंसे हुए हैं, बहुत मुल्कों से इस चीज़ का जो है वो ताल्लुक हो सकता है। यानी कि ये कोई एक हुकूमत का काम नहीं है कि पेट्रोल प्राइस को वो कम करे या उसको इंक्रीज करे। ये एक शायद इंटरनेशनली जो है काफ़ी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हो सकेगी। यहाँ पर मुझे इकोनॉमी के जो कार्ड्स हैं वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आवाम के लिए। इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान को। अगर जो हमारी पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो अभी सैलाब मुतासरीन सख्त परेशानी का शिकार हैं, उनकी बहाली जो है एक बहुत बड़ा मरहला है, किस तरह से होगा। इस बार मईशत की हम बात करें तो वो भी आप देख रही हैं, मईशत भी जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल नज़र आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि हम इन तमाम मुश्किलात से पाकिस्तान कब तक बाहर निकल आएगा? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मईशत इकोनॉमी के लिए जो मैंने निकाले, बहुत चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। वो इकोनॉमी हो या दूसरी सिचुएशंस हो, पॉलिटिकल सिचुएशंस हो, या फ्लड है, या इस तरह की चीज़ें जो हैं, इसमें से निकलने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो अवाम और हुकूमत और पूरा पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में है इस वक्त। ठीक, अच्छा उनसे थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से बताइएगा, सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल, एरीज से हम शुरू करते हैं, और एरीज वालों के लिए द हर्मिट की एनर्जी है। तो एरीज वालों को जो थोड़ा सा सुस्ती, लेजीनेस फील कर सकते हैं, नींद की ज्यादा यानी कि काम करने का दिल नहीं चाहेगा, ये दिन जो है वो एरीज वालों के लिए बड़ा स्लो होगा। कि अदरवाइज एरीज वाले बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है इनका जो मार्स प्लैनेट है, लेकिन बात यह है कि इनका जो एनर्जी है आज की बहुत स्लो रहेगी, काम में दिल लगेगा। एरीज के बाद टॉरस है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। स्टक थोड़े से काम इनके रह सकते हैं, इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर्स, कुछ खौफ हो सकता है, फ्यूचर के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई फैसला ले नहीं पा रहे लेकिन लेना चाहते हैं। टॉरस के बाद है जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, कोई प्रमोशन मिल सकती है और जॉब सैलरी वगैरह इनकी इंक्रीज हो सकती है। टॉरस की बात हो रही है तो मतलब कि हम जेमिनी की बात हो रही है। अच्छा ओके, मैंने कहा अगर टॉरस की बात हो रही है तो वर्दा का टॉरस है, तो अगर सैलरी इंक्रीज हो रहे तो हम पहले से ही पार्टी जो है कैप्रिकॉर्न के हवाले से उनका कुछ बताएं। हुआ नहीं, लुटेरे पहले आ गए, उनसा देख रही हैं आप। कैप्रिकॉर्न की सैलरी इंक्रीज करे, पार्टी में देने के लिए तैयार हूँ। आप पहले इनका कार्ड निकालें, कामरान के कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न के बारे में बताएं उनसा पहले। कैप्रिकॉर्न के लिए और स्पेशली कामरान के लिए मैंने जो कार्ड निकाला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये सक्सेस का कार्ड होता है, इसमें प्रमोशन, सैलरी, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अरे वाह भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। में गुजरेगा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सदका जरूर दे दीजिएगा, कोई भी अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो सदका लाज़िम आपने देना है। दिन की शुरुआत हो चुकी है तो सक्सेस नजर आ रही है, हैप्पीनेस नजर आ रही है। आज की एनर्जी आप लोगों की बहुत अच्छी है, फायदा जरूर उठाइए कैप्रिकॉर्न वाले।
बिल्कुल ठीक है। नहीं वो प्रोड्यूसर साहब पार्टी पक्की कर रहे हैं। नहीं, हम मैं बिल्कुल जब सैलरी इंक्रीज होगी ना तो मैं आपको भी मैं मिठाई का डब्बा भेज दूंगा। नहीं, उन सबको साथ बुलाएंगे, उनसे आप हमारे शो का हिस्सा है भाई, रेगुलर हमारे हाँ जी, आपको स्टूडियो बुला के मिठाई खिलाएंगे, आपको शो में बुला के बिठा के मिठाई खिलाएंगे, लंच करवाएंगे। और अगर इंक्रीज ना हुई तो फिर फिर वो उनसा से पूछेंगे, उनसे आगे बाकी सारे कंटिन्यू कीजिए, हम कैप्रिकॉर्न को बीच में ले आए। जेमिनी के बाद आगे चलते हैं। कैंसर के लिए एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कुछ नया काम शुरू करने जाएंगे कैंसर वाले, कोई प्रॉब्लम सकते हैं, कहीं नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। आज पहला दिन हो सकता है स्टूडेंट्स का, हो सकता है क्लास में पहला दिन हो, तो थोड़ा सा टफ डे होगा, लेकिन शुरू में थोड़ा उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर पेशेंस के साथ चलेंगे तो ये दिन उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कैंसर के बाद है लियो वालों की भी थोड़ी सी स्लो एनर्जी नजर आ रही है, काम में रुकावटें हो सकती हैं। लियो वाले जो हैं पीले रंग की चीज़ों का सदका दें, यानी कि मूंग की दाल हो गई, हल्दी हो गई, पीले रंग का कपड़ा हो गया, जो भी पीली चीज़ है, कोई सब्जी पीली हो गई, कोई फल हो गया, तो वो अपने सदके के तौर पर सदके की नीयत से ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद है वर्गो वालों के लिए आज बड़ा रोमांटिक डे होगा, नाइट ऑफ कप्स का और जो है वो कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल पर जा सकते हैं। अगर सेहत उनकी कुछ दिनों से अच्छी नहीं थी तो आज हीलिंग हो जाएगी, सेहत उनकी अच्छी हो जाएगी, इनके लिए सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो या फैमिली रिलेटेड ट्रैवल हो। वर्गो के बाद है जनाब लिब्रा वालों के लिए कोई न्यूज़ उनको मिलती हुई नज़र आ रही है, पेज का कार्ड है, कोई गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है, कोई जॉब से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, कोई दोस्त उनको कोई कांटेक्ट कर सकता है, हो सकता है कि उनका किसी के साथ रिलेशन हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, अब्रॉड में रहते हैं, तो वहाँ से भी हो सकता है कोई मिलने के लिए आ सकता है। स्कॉर्पियो का जो आज का दिन है वो द डेविल की एनर्जी है, तो हो सकता है आज के दिन आपको कोई फ्रॉड करे या आपको करने की कोशिश करे तो बचकर चलिएगा, हर किसी की बातों पे नहीं आइएगा, ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, बहुत सोच समझ के जो भी कदम उठाना है, फैसला करना है, बहुत सोच समझ के करना है। यानी स्कॉर्पियो वाले अगर आज के दिन कोई फैसला ना ले तो ज्यादा बेहतर है उनसा, राइट? अच्छा उनसा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कैप्रिकॉर्न के बाद आपने जो कुछ बताया मुझे भूल गया, मुझे नहीं पता आपने क्या बात की। मेरी सैलरी जब से इंक्रीज होने की बात कर दी है ना उनसा ने, उसके बाद से मैंने सुना ही नहीं कुछ कि आगे आपने बोला क्या है। ना अभी अपने ख्यालों में घूम रहे हैं कि मेरी सैलरी इंक्रीज, प्रमोशन, फिर मैं कहाँ ट्रीट दूंगा, और उनसे आप बोले उसके बाद से तो प्लान बना रहा हूँ कि मैंने अब कौन से रेस्टोरेंट पे जाना है, दो दरिया पे जाना है या कहीं और जाना है। नहीं, आपको और कहीं लेके चलेंगे। उनसे स्कॉर्पियो के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे व्यूवर्स वेट करते हैं भाई इसका। स्कॉर्पियो के बाद है सजिटेरियस, बताते हैं, अभी देखते हैं है उनके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल, यानी कि आज का दिन आपका ज्यादातर घर में फैमिली के साथ गुजरता हुआ नजर आ रहा है। जिनके शादी वगैरह के इशू हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, कोई जबरदस्त सा रिश्ता आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई नाराज था कोई दोस्त कोई रिश्तेदार तो वो दोबारा आपसे कांटेक्ट कर सकता है या आप उसको मना सकते हैं। सेजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न था, वो बड़ा जबरदस्त उसकी एनर्जी थी जो कामरान के लिए मैंने बता चुकी हूं। कामरान हवाओं में उड़ रहे हैं इस वक्त स्टूडियो में। मिठाई मैंने ऑर्डर कर दी है, मेरे साथ ही अभी ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। एक्वेरियस किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिनके कोर्ट वगैरह में केसेस चल रहे थे तो उनको फेवर मिल सकता है। आज जो भी आप फैसला करें वो बहुत लॉजिकल होना चाहिए, सोच समझकर प्रैक्टिकल फैसला होना चाहिए। इमोशंस में आकर गलत फैसला या कोई गलत कदम मत उठाइएगा, बहुत सोच समझ के उठाइएगा, किसी से मशवरा भी कर सकते हैं। लास्ट ऑडियो टाइम है पाइसेस, बड़ा जबरदस्त, बहुत स्टेबिलिटी आज का दिन आपके लिए, ग्रोथ का, कामयाबी, सक्सेस का कार्ड है। जो भी काम करें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करें और बहुत ज़्यादा जो है वो आज थोड़ी सी दुआ, नमाज और सदके के तौर पे भी कुछ आप देख सकते हैं। तो ये थे स्पाइसेस हमारे प्रोड्यूसर साहब का है, तो बस वो उनको आपने नमाजों दुआओं पे लगा दिए, बस प्रोड्यूसर साहब आप जो है ना वो इस वक्त दुआओं पे लग जाए, दुआओं पे लग जाए। बहुत शुक्रिया उनसा आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, और खास मेरे स्टार के हवाले से, प्रेडिक्शन के हवाले से
थैंक यू वेरी मच। कामरान का दिन बन गया आज, कुछ भी है कैप्रिकॉर्न के बारे में सुन के कामरान का दिन बन गया। कामरान कोई किसी का कुछ भी स्टार कुछ भी बताता हो, मुझे नहीं पता, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। और वैसे भी ये तो वैसे बाकी स्टार्स के बारे में आप कौन सा सुन रही होती हैं? यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं अपने स्टार के लिए सुन रहे होते हैं, बाकी जो मर्जी चल रहा होता है मैं सुन रही होती हूँ। ये है कि देखिए व्यूअर्स हमारे जो है ना बहुत अक्सर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि जी हमारे स्टार के बारे में कभी कभी होता है नहीं बता पाती, टाइम की कमी की वजह से रह जाता, तो वो कंप्लेन करते हैं बाकायदा कि जी हमारा ज़ोडिएक साइन रह गया है। खैर हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं टाइम कम है, हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक पाकिस्तानी टैलेंट से मिलवाते हैं कि पाकिस्तान में जनाब इतना टैलेंट है कि अगर हमारे नौजवानों को वसाइल मिल जाए तो हम दुनिया भर में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे सकते हैं कि दुनिया दंग रह जाएगी। आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे एक ऐसे ही पाकिस्तानी हीरो से जिनकी एक ऐसी अनोखी इजाद है जिसने सबको हैरान कर दिया है। हमजा फारूक ने एक ऐसी फिल्ट्रेशन तैयार की है कामरान कि जो सैलाबी पानी को पीने के पानी में तब्दील कर सकती है। जी बिल्कुल, और इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि इसको चलाने के लिए उन्होंने सोलर एनर्जी सिस्टम का इंतखाब किया है और इस मशीन से एक दिन में 10,000 लीटर पानी जो है उसको काबिले इस्तेमाल आया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ हमजा फारूकी मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमजा। सबसे पहले तो हमें इस मशीन के हवाले से बताइएगा, काफी बड़ी मशीन है ये और काम कैसे करती है, आइडिया ये कैसे है आपको? जी थैंक यू सो मच मुझे बुलाने का। मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए ये काम और जो हमारा इदारा है, जो हमारी तंजीम है बूंदे शम्स, ये 2014 में शुरू हुआ। इसकी मोटिवेशन ये थी कि उस टाइम पे मैं यूएस के अंदर और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था और मेरे माइंड में ये था कि इस एजुकेशन को, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके पाकिस्तान के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, उनको भूलना नहीं है। तो पहला प्रोजेक्ट मेरे अपने गांव जूड़ चकवाल में लगाया गया था ताकि वहाँ पे जो पानी किल्लत है उसको एड्रेस किया जाए। उसके बाद से हमारा ये सफर और ये कारवां बनता गया, बढ़ता गया। तब से अब तक हम लोग तकरीबन 50 मिलियन कप्स ऑफ क्लीन वाटर प्रोवाइड कर चुके हैं। हम लोगों ने अफगानिस्तान में प्रोवाइड किया, यमन, साउथ सुडान, बांग्लादेश और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर भी। सही, अभी आपके सिंध में 3 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, 3 प्लांट्स लगे हुए हैं इस पानी के। जी, हम लोगों ने सैलाब आते साथ ही 3 यूनिट्स जो थी वो डिप्लॉय कर दी थी। उसके फौरन बाद हमारे पास बहुत सारी डिमांड आई है। संडे को इंशाल्लाह ताला मैं खुद टीम को लीड करके नौशहरा जा रहा हूँ। हमजा इसकी कॉस्ट कितनी आती है अगर आप इस मशीन को तैयार करते हैं और जो ये 10,000 लीटर तक पानी जो है वो एक डेली बेसिस पे जो है वो क्लीन कर देती है, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? और गवर्नमेंट ने किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? और सिर्फ ये सैलाबी पानी के लिए या फिर दीगर जो पानी है हमारा, लाइक समुद्री पानी है, उसको भी ये फिल्टर कर सकती है? देखिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग और जरूरी सवाल है। सबसे पहले 10 लाख इसकी कॉस्ट है। इसका 10,000 लीटर के ऊपर आपका जो पर लीटर कॉस्ट निकलता है साल का वो तकरीबन 35 पैसे है। कंपेयर दैट विद 1 लीटर का आपका मिनरल वाटर वो 40 रुपए 35 रुपए, तो बहुत फर्क है उसमें, तकरीबन 100 गुना फर्क है। सेकेंडली इसके अंदर शुरू में तो ये सैलाब के पानी को एज एन इमरजेंसी रिलीफ, डिजास्टर रिलीफ सॉल्व करेगा। उसके बाद यही यूनिट्स रीलोकेट होके, क्योंकि इसके नीचे हमने टायर लगाए हुए हैं, रीलोकेट होके उस तरह के गांवों में चली जाएगी जहां पे पानी की किल्लत इससे पहले भी थी। और मैं जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पे लोगों को ये जरूर रिमाइंड करा रहा हूँ, आपने इसको न्यूज साइकिल नहीं समझना, क्योंकि सैलाब से पहले भी 2 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे थे जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं था। ये डिवाइस उनके लिए बनाई गई थी। थैंकफुली वी वर रेडी कि सैलाब के पानी को भी साफ कर लेती है। ये नमकीन पानी को भी कर लेती है साफ, राइट? नहीं, नमकीन पानी को नहीं करेगी। अगर इसका TDS मोर देन 1000 है तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि उसके अंदर आपका एक डिफरेंट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको RO कहते हैं, उसकी तरफ नहीं। खारे पानी को साफ नहीं कर सकती, राइट? ये कह रहे हैं आप? जी, इसके अंदर हम सबसे पहले बैक्टीरिया जो है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाटरबोर्न डिजीज का है, जो खारे पानी की वजह से नहीं होती, वो गंदे आलूदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है। तो हम सबसे पहले इसमें से बैक्टीरिया रिमूव कर रहे हैं। सेकेंडली हम इसका टेस्ट भी इम्प्रूव कर रहे हैं और हमारी R&D चल रही है खारे पानी को केटर करने के लिए भी। लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम पानी में से बैक्टीरिया। अच्छा फारूक, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि WHO और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उसने अप्रूव किया है? ये कहीं से अप्रूव भी हुई है या सिर्फ आपने खुद से ही ये पानी साफ कर रहे हैं? और पानी के जो साफ करने के बाद जो पानी के अंदर नमकियात की मिकदार है वो पीने के काबिल होती है, राइट?
बिल्कुल इस तरह के देखें, WHO स्टैंडर्ड ये है कि आपके पानी का जो TDS कहते हैं वो 1000 से कम होना चाहिए, जो मैंने भी आपको मेंशन किया। उसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होती है, बड़ा लंबा पैरामीटर है। हमारी अपनी जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं, इस डिवाइस को जो बना रहे हैं वो डॉक्टर अमाद फरूख खुद एक फिजिशियन है और मेरी फैमिली भी डॉक्टर्स की है। तो हम लोग का फोकस ये है कि सबसे पहले इसकी प्री टेस्टिंग की जाए, पानी के कंटामिनेशन को डिटरमिन करें, और उसके बाद हमने एक टेस्ट प्रोक्योर किया है जो ऑन फील्ड टेस्टिंग करता है। पानी निकालते साथ ही उसमें आप बैक्टीरियल कंटामिनेशन खड़े खड़े टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को पानी दे रहे हैं तो हमें खुद भी ये श्योरिटी हो कि वो पीने के लायक है। और इसके बाद फिर हम हर महीने इसका बैक्टीरियल टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और हर साल इसका लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो भी जरूर कराएंगे, ताकि हम इसको फर्दर से फर्दर लेके चल सके। ठीक। अच्छा फरूख, आप एक और बात, आपने ये जो मशीन काम कर रही है ये सोलर एनर्जी पे काम कर रही है, तो ये डायरेक्ट बिजली पे लगाई जाए तभी ये काम करती है? देखिए हम लोगों का फोकस, बिजली का बिल इतना आ जाएगा, बिजली का बिल कौन भरेगा, फिर तो यूनिट भी रुक जाएगा। नहीं लेकिन वो बिजनेस बंद हो जाने, सब खत्म हो जाने, हम सोलर चलते हैं। देखिए हम लोग का फोकस ये था कि इसको कमर्शियल पे ना लेके जाएं। ये लास्ट माइल जो दूर दराज से गाँव है जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम के साथ साथ बिजली का प्रॉब्लम भी होता है, आपको पता है। तो हम लोग का फोकस ये था कि देखिए पाकिस्तान में अल्लाह की कुदरत ये है कि सूरज तकरीबन साल में हर वक्त मौजूद होता है। तो हम इसको सोलर एनर्जी पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें टोटल 2 प्लेटें लगनी बाय द वे। इसको हमने बड़ा कॉस्ट इफिशिएंट, अच्छा, अफोर्डेबल और इसमें एक और खास बात मैं आपको बता दूं। देखिए अक्सर औकात पाकिस्तान में, दुनिया में वाटर प्रोजेक्ट इसलिए फेल नहीं होते कि लोग उनको फंड नहीं करते। वो इसलिए फेल होते हैं कि उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, उनकी ओवरसाइट नहीं होती, उनको कोई रिव्यू नहीं करता। हमने इस बॉक्स के अंदर एक इस तरह की डिवाइस लगाई है जो आवरली बेसिस पे आपको इसमें से पानी का आउटपुट, उसकी क्वालिटी और उसकी जियो लोकेशन बता रही है, ताकि हमें रोज पता हो कि हमारा बॉक्स चल रहा है, इसको मेंटेन करना है, और ताकि हम इससे जो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं वो 20 से 25 साल तक इससे फायदा। ओके, अच्छा फरूख, अब 2-3 सवाल और यहाँ से उठते हैं। एक तो ये बताइएगा कि ये 10 लाख की जो आपने मशीन की कॉस्ट बताई, ये इन जो प्लेट्स हैं उनके साथ आपने बताई है? दूसरा, जो फिल्टर करता है पानी को अंदर, जो आपकी मशीन है इसके अंदर फिल्टर लगे होंगे, वो भी क्या चेंज करने पड़ते हैं आपको? जी, पहले सवाल का जवाब ये है कि 10 लाख जो प्राइस बताई, इट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। इसमें डिवाइस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन और इसके साथ साथ बल्कि मेंटेनेंस और वारंटी भी इंक्लूडेड है। अच्छा। और इसका मकसद ये है कि आप एक डिवाइस ऐसे लेवल पे लोगों को और इन कम्युनिटीज को पहुंचा सके ताकि इसकी अफोर्डेबिलिटी बन सके। सेकेंडली इसके अंदर ये है कि हम लोग का फोकस हमेशा ये रहा है कि हम इसकी ग्रोथ पे काम करें, और जो आपकी डिवाइस लोगों तक पहुंच रही है उसकी जो इम्प्रूवमेंट साथ साथ हो रही है उस पर कंटिन्यूसली काम करते रहें। तो ये हमारा इस टाइम पे फोकस है। और अभी बल्कि एक्चुअली सॉरी, मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए सैलाब से पहले हम